वंदे मातरम साथियों, मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ान के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर में चीजों को देख लिया था, बेसिक बातों को हमने देख लिया था। हमने हेनरी के नियम की बात कर रहे थे। तो हेनरी का नियम क्या होता है? तो हेनरी ने सबसे पहले नियम ने अपना दिया था। तो हेनरी ने जो नियम दिया, उन्होंने कहा कि जो विलेता होगा वो दाब के क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। जो विलेता, अच्छा विलेता की बात जब भी करेंगे तो क्या बात करता हूं, 100 ग्राम विलायक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 100 ग्राम विलायक की। तो ये सारी बातें हेनरी ने बताया। हेनरी ने सारी बातें बताकर जैसे ही इनकी बातों को क्या साबित कर दिया गया, असत्य साबित कर दिया। तो हेनरी के पक्ष में एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या था, डाल्टन। कौन थे? डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या किया, हेनरी की बातों को क्या किया, क्लासिफाई किया और अच्छी तरीके से लोगों को बताया। तो हेनरी की बातों को बताने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने कहा कि जो आंशिक दाब हमारा है, आंशिक दाब जो हमारा है, आंशिक दाब किसके अनुपाती हो जाएगा, मोल प्रभाज के। अच्छा, ये जो मोल प्रभाज होगा वो किसके मोल प्रभाज की बात कर रहा है, गैस के मोल प्रभाज की। किसके मोल प्रभाज की? गैस के मोल प्रभाज की। अच्छा, मोल प्रभाज बताया था, मोल प्रभाज बताया था ना, क्या होता है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। घटक कितने होते हैं? 2। तो पहले एक घटक ऊपर रहेगा, एक घटक ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेंगे, दोनों घटक। कितने घटक? दोनों घटक। एक घटक और नीचे क्या रहेंगे, दोनों घटक। दोनों घटक का मतलब क्या हो जाएगा भैया, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। ठीक, ऊपर कौन सा घटक लेना पड़ेगा, कोई एक लेना पड़ेगा, चाहे विलेय ले लो चाहे हम लोग विलायक, किसी एक को ही आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को ही चुनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? जब भी मोल प्रभाज की बात करेंगे तो ऊपर किसी एक ही को चुनना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया? जैसे मैं कह दूं, इसको x से दर्शा देते हैं सिंपल फॉर्म में। एक्स ए बराबर में एन ए, एन ए का मतलब एन ए, एन के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, नीचे क्या लिखेंगे, कुल घटक, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। अच्छा, हम लोग जो सोल्यूशन जो होता है, विलियन जो होता है, उसको हम लोग एनटी से दर्शा देते हैं। कुल मोलों की संख्या को हम लोग एनटी से दर्शा देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, जो एक विलेय हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है। तो इतनी बातें आपको हमने बता दिया था। उसके बाद हमने इसका ग्राफ भी बात कर लिया था। ग्राफ कैसे बनेगा, एक ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पर आंशिक दाब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा। इतनी बातें हमने बता दिया था, बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे? आज उसी के आगे बात करते हैं। तो हेनरी के नियम का क्या उपयोग है? पहली बात, हेनरी का जो नियम है इसकी सीमाएं क्या हैं, हेनरी के नियम कहां कहां तक ही अप्लाई किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति की अप्लाई करने की क्षमता होती है, हर एक व्यक्ति की क्षमता होती है, सीमा होती है कि इससे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। जैसे लड़कियों के लिए बाध्यता रहती है कि भैया 10 बजे के पहले पहले, 10 बजे क्या, 8 बजे के पहले पहले कहाँ आपको पहुंच जाना है, घर पहुंच जाना है। कोचिंग की छुट्टी हो गई है तो केवल और केवल कितनी देर में आ जाना है, कितनी देर में आ जाना है, 10 मिनट 15 मिनट में अपने घर पहुंच जाओ। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हेनरी के लिए भी, हेनरी के जो नियम थे, हेनरी के नियम में भी बहुत सारी सीमाएं रखी गई। कौन कौन सी सीमाएं हुई? पहली बात है, इनका जो नियम लागू होगा हमेशा स्थिर ताप पर लागू होगा, मतलब ताप ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ना तो ताप कम नहीं रहना चाहिए। तो पहली बात हम जो याद रखेंगे इनके नियम में, इनके नियम में पहली बात है, स्थिर ताप की बात किया गया। कौन सी ताप की बात की गई? स्थिर ताप, कांस्टेंट टेम्परेचर। किसकी बात की गई? कांस्टेंट टेम्परेचर की। ठीक है, दूसरी बात, मतलब ताप ज्यादा ना होना चाहिए, ना तो ताप कम होना चाहिए। ताप कैसा होना चाहिए? एक सीमित मात्रा में बना हुआ रहना चाहिए। दूसरी जो बात की गई, कह रहे अगर आप जब ताप भी ऐसा करो तो दाब के साथ भी ऐसा करो। दाब ना ज्यादा लेना है, ना ज्यादा लेना है, ना कम लेना है। तो दाब भी कैसा लेना है? एक कांस्टेंट दाब को लेना है। कैसे दाब को लेना है? कांस्टेंट दाब को लेना है। दाब बहुत ज्यादा नहीं लेना है आपको, दाब बहुत अत्यधिक नहीं लेना है, ना बहुत ही कम लेना है। एक सीमित मात्रा में भी दाब का भी उपयोग करना है। तो दो बातें इनकी बात समझ में आई। पहले इनकी सीमाएं क्या थी, ज्यादा ताप नहीं कर सकते हो, न तो कम ताप कर सकते हो, एक स्थिर ताप कर सकते हो। सारी बातें आपको समझ में आ रही नहीं समझ आ रही बातों को? तो और क्या बात हुई इनकी, आगे बताओ, आगे क्या है?
हाँ, क्या होता है? गैस विलायक गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। क्या? गैस जो है हमारा जो गैस है वो क्या होना चाहिए? बहुत कम विलेय होना चाहिए। गैस बहुत कम, सबसे पहली बात इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ये बात हमने कल आपका डिस्कशन किया था ना कि गैस के जो विलायक होंगे वो कैसे होने चाहिए? बहुत कम विलेय होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बहुत कम विलेय होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में विलेय हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हेनरी की जो सीमाएं होंगी उसका क्या हो जाएगा? खंडन हो जाएगा। हेनरी का नियम वहां पर लागू नहीं हो पाएगा। बात समझ आई नहीं? इतनी बातें, ये सब बात कल बताया था। और चौथी बात क्या थी बताओ? चौथी बात क्या थी? आणविक संरचना को लेकर बात थी। क्या बात थी बताओ लक्ष्मी? आणविक संरचना में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा था वैसे ही हमारा आणविक संरचना रहना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं करने की, उसके साथ हम लोग छेड़खानी कर दें, जिस तरीके से बना हुआ था उसी तरीके से हमारा रहना चाहिए। तो कुल मिला के 4 बातों की बात की गई। ना तो ताप ज्यादा करना है, ना तो दाब ज्यादा करना है, ताप ज्यादा कम या दाब भी ज्यादा कम। उसके बाद तीसरी बात है गैस के जो विलायक हैं, जो गैस के विलायक है बहुत कम विलेय होना चाहिए, बहुत कम। कौन सी बात ये? अच्छा ठीक है, हम ये बात को बताते हैं। देखो हमने कहा विलायक की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहे थे? विलायक की बात। और जैसे ही विलायक का कॉन्सेप्ट लाया तो पहले दिमाग में क्या खटकना चाहिए? विलेयता। क्या खटकना चाहिए? विलेयता। तो इन्होंने इस बात को बोला कि गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। अगर गैस ज्यादा मात्रा में विलेय हो जाएगा, गैस ज्यादा मात्रा में विलायक में विलेय हो जाएगा तो इनके नियम का क्या हो जाएगा? खंडन हो जाएगा। इनके नियम का क्या हो जाएगा? खंडन हो जाएगा। मतलब एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं कहूं आपसे कि यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं कि गैस के विलायक बहुत कम विलेय होना चाहिए, अगर अत्यधिक विलेय हो गए तो इनकी बातें क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी सारी बातें। अत्यधिक विलेय करने के लिए हमको टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा, दाब भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये इन सारी चीजों को देखो, इसमें अप्लाई करके देखो एक बार, तो क्या हो जाएगा? बातें इनकी खंडन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बात इनकी बातें टूट जाएगी, नहीं टूट जाएगी? आगे बात, आणविक संरचना में जैसा संरचना था ठीक उसी तरीके से संरचना रहना चाहिए, उस संरचना में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक, इतनी बात समझ में आई नहीं समझ आई? तो हेनरी के सीमाएं आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बता दोगे ना? आगे बढ़ते हैं, हेनरी के सीमाएं के बाद आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 बातें और याद रख लेते हैं जो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, और इनके बातों में और अच्छी बातें हम लोग बता देते हैं। ठीक, सब लिख चुके होगे, लिखे हो ना लक्ष्मी? लिखा है ना? कल मैंने बता दिया था, कल ही बताए थे सारी बातें, फिर लेकिन उसके आगे हम बता देते हैं। जैसे NH3 व HCl, NH3 व HCl जो है, NH3 जो है और HCl जो है, ये बेंजीन जो होता है C6H6, C6H6 का मतलब क्या होता है? बेंजीन। C6H6 का मतलब क्या होता है? बेंजीन। ये बेंजीन में बहुत कम घुलनशील होते हैं, बहुत कम घुलनशील होते हैं, बहुत कम घुलनशील होते हैं, ज्यादा घुलनशील नहीं होते। मैंने आपको एक बात बताया था कि ये आयनों में टूट जाते हैं। जैसे पानी में अगर घुलने की बात करता है तो ये जल्दी से घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते कि नहीं घुल जाते पानी में, लेकिन ये बेंजीन में जल्दी नहीं घुलते, क्योंकि C6H6 में घुलकर ये हेनरी के नियम का पालन करती हैं। अगर कम घुलेगा, क्योंकि ये क्या है? एक गैस है। NH3 अमोनिया एक गैस है। अच्छा एक बात याद है कि नहीं? बात है, NH4 क्या होता है हमारा? NH4 क्या होता है? अमोनियम होता है। क्या होता है? अमोनियम। NH3 क्या होता है? अमोनिया। अगर तुम्हारे सामने कोई NH2 लिख दे तो क्या बोलोगे उसको? एमाइड। क्या बोलोगे? एमाइड। ये बातें याद है कि नहीं याद है? इसे बताए कि नहीं बताए? बताओ, सब बताए नहीं बताए ना? तो क्या है? अमोनिया एक प्रकार की हमारी गैस है। अमोनिया क्या है? एक प्रकार की गैस है। इस गैस को अगर बेंजीन में घोला जाए तो क्या होगा? बहुत कम घुलता है, बहुत कम घुलता है। और जैसे ही कम घुलेगा तो हमने कहा कि हेनरी के नियम का ये पालन करेगा। आप एकदम सिंपल सा अभी आपने बोला था ना, इसलिए मैंने कहा इसकी बात कर ही लेते हैं। अभी आपने बोला ना कैसे कम घुल रहा है विलायक, कैसे कम घुल रहा है गैस में, तो वही बात है।
ये देखो कम घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ये कम घुलेगा, कम घुलनशील है, इसी कारण से ये हेनरी के नियम का पालन करेगा। हेनरी के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। हेनरी के नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा, हेनरी के नियम का पालन करेगा। चलो अच्छा दूसरी बात बताओ, दूसरा एक और एग्जांपल आपको बता दिया जाए। दूसरा एग्जांपल कौन सी बात किया जाए बताओ, दूसरे एग्जांपल की बात क्या, लेकिन NH3 या Cl अगर हम इनको जल में घोल दें, किसमें घोल दें, जल में घोल दें, एकदम सिंपल सी बात करता हूं, अगर जल में घोल दोगे तो क्या पालन करेगा, तो कहोगे नहीं करेगा। जल में पालन करेगा, नहीं करेगा। अगर इसी चीजों को मैं अगर दूसरे बातों में कहना चाहूं तो मैं कहूंगा अगर इनको ले लो और क्या करो, जल के साथ इनको घुलनशील कराने का प्रयास करो, तो ये जल में बहुत जल्दी टूट जाएंगे, आयनित हो जाएंगे। आयनित होने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएंगे। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव टूट जाएंगे, जल में पूरी तरीके से ज्यादा घुलनशील हो जाएंगे। जैसे ही ज्यादा घुलनशील हो गए तो हेनरी का नियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा, नहीं लागू होगा, क्योंकि हेनरी का नियम कम घुलनशील चीजों पर लागू होगा। तो यहाँ क्या है, ये ज्यादा कर दे रहा है। बात रहेगी नहीं, बात याद रहेगी। अच्छा चलो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, हेनरी के नियम को हम लोग कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, हेनरी के नियम की अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ तुम प्रयोग कर सकते हो हेनरी के नियम का। तो जल्दी से बताओ, एक एक बात फिर से बताते हैं। पहली बात है, हेनरी के नियम का आप उपयोग कहाँ कर सकते हो, अधिक ऊंचाई पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अधिक ऊंचाई पर जा रहे हो, अधिक ऊंचाई पर, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लोग दम घुटने लगता है, घुटने लगता है नहीं, दम घुटने लगता। क्या करते हैं लोग, फिर सिलेंडर लेके जाते हैं, घर वाला LPG वाला नहीं, कौन सा सिलेंडर लेकर जाते हैं, कौन सा सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। आंशिक दाब कम हो जाता है, और आंशिक दाब जब कम हो जाता है तो उनको क्या होता है, कमजोरी महसूस होने लगती है। कमजोरी महसूस होगा नहीं होगा, जैसे ही जब ऑक्सीजन की जब कमी पड़ती है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, कमजोरी महसूस होने लगता है, दम घुटने लगता है। जब दम घुटने लगता है, उनके जो रुधिर उनके जो खून बह रहा है जो शरीर में, उसमें भी क्या हो जाता है, रुकावट आने लगती है। मतलब उसका जो मांसपेशियां जितना जल्दी जल्दी मूवमेंट करने में थोड़ा सा लगेगा, मूवमेंट करना रहने दो, यहीं बैठ जाओ, दिमाग में यही सब विचार आएगा ना, जब थक जाओगे एकदम से, अरे नहीं आगे ज्यादा नहीं जाना है। तो क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना, क्या बात बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अधिक ऊंचाई पर O2 में कमी आ जाती है, तो पर्वतारोही क्या होता है, उनके जो रुधिर होते हैं, जो रुधिर उनके जो खून होते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, O2 की कमी आ जाती है, उसमें भी कमी आने लगती है। उनके जो खून होते हैं उस खून में भी ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन लेवल की कमी आने लगती है खून में। इसी कारण उनका पूरा बॉडी जो होता है क्या हो जाता है, जल्दी से रुक जाता है, थक जाता है। जब थक जाता है तो क्या करते हैं, तो ये जो एक बीमारी का भी नाम है, एक बीमारी भी होती है, इसका नाम क्या है, एनॉक्सिया। क्या नाम है इस बीमारी का, नाम क्या है, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक बीमारी होती है। ये एनॉक्सिया बीमारी क्या है, ऑक्सीजन की अगर कभी तुम्हें कमी हो जाए, ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की जब कमी होने लगती है, इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बीमारी। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बीमारी बोलते हैं। ठीक, पहली बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। तो पर्वतारोही लोग इसका उपयोग करते हैं, पर्वतारोही लोग यूज करते हैं, पर्वतारोही। पर्वतारोही का मतलब जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, पर्वतारोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्वतारोही बोलते हैं। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई नहीं बात। चलो दूसरी बात की बात करते हैं, अच्छा यहीं लिखते हैं। पहली बात समझ में, ऊंचाई पर ज्यादा जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते। दूसरी बात बताओ, दूसरी बात बताओ, सब लिखा हुआ है बाबू, सब लिखा चुका हूँ। हाँ, सोडा वाटर जो होता है हमारा, कौन सा, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, CO2 विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उनको हम लोग कस के बंद करते हैं, बोतलों को अधिक दाब पर बंद करते हैं। जब सोडा वाटर, कभी देखा है सोडा वाटर जब खोलते हो खट से आवाज करता है, और थोड़ा सा सेक करके घुमा दोगे तो उसमें फेन 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 निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर सबसे पहला, सबसे मेजर पॉइंट जो आता है, विलेयता का कॉन्सेप्ट आना चालू हो जाता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है, विलेयता। मैंने उसी दिन आपको बताया था, जब भी विलेयता बढ़ेगा
तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेनरी स्थिरांक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर KH की वैल्यू अगर आप बढ़ा दोगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हुआ, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ। अच्छा, ये एनॉक्सिया बीमारी ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। जब तुम्हारे जब जो शरीर होता है ना, जो शरीर, उस शरीर में क्या होता है, खून का लेवल जब कम होने लगता है, खून तो बह ही रहा है, लेकिन जब तुम शरीर से पूरी तरह थक जाओगे, जब ऑक्सीजन नहीं पाओगे, तो ऐसे जब सिचुएशन आता है, उसी सिचुएशन में जो हम महसूस करते हैं, जो बीमारी आती है, जो बीमारी का नाम दिया, उसका नाम एनॉक्सिया दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एनॉक्सिया दिया जाता है। ठीक है। सोडा वाटर में CO2 की विलेयता जब हम बढ़ाने के लिए CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए, CO2 को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक दाब लगाकर उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। समझ में आया ना? इसीलिए जब सेक करते हैं तो उससे प्रेशर निकलता है। क्या निकलता है, प्रेशर निकलता है, नहीं निकलता, जो पार्टी में लोग यूज करते हैं। आगे बताओ। ठीक इसी तरीके से अगर बात करूं तो हमारे यहाँ ठीक इसी तरीके से एक और चीज आप बता सकते हो, गोताखोर के बारे में बता सकते हो। गोताखोर के बारे में, गोताखोर कौन होते हैं, गोताखोर कौन होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं। तो पानी के अंदर जब ये जाते हैं तो अपने साथ ये तो नाइट्रोजन का भी सिलेंडर लेके चले जाते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेकर चले जाते हैं। समझ में आया ना? दोनों सिलेंडर ये लोग लेकर जाते हैं, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। क्योंकि जैसे ही पानी के अंदर जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, आपके साथ आपको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो क्या करोगे, आप पहले से प्रिपेयर होके जाओगे, सिलेंडर लेकर पहले से जाओगे। तो गहरे समुद्र में दाब अधिक, गोताखोर H2 या O2 सिलेंडर गैसों के रुधिर में घुलनशीलता अधिक होती है, परंतु समुद्र के बाहर आने पर दाब कम, गैस के रुधिर में घुलनशीलता कम, गैस के बुलबुले, भयानक दर्द, गांठ, बेंड्स। गैस सिलेंडर में N2O2 हीलियम, जिसमें गैस के रुधिर में घुलनशीलता कम होती है। सारी चीजें बता चुका हूँ भाई साहब। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं थ्योरी पर भरोसा बहुत कम करता हूँ, मैं थ्योरी पर भरोसा बहुत कम करता हूँ। जितना काम का थ्योरी था मैंने सारी थ्योरी बता दिया। अब आते हैं सवाल के पोजीशन पर। नाइट्रोजन गैस अत्यधिक मात्रा में ना, नाइट्रोजन गैस अत्यधिक मात्रा में। जैसे तुम, सिंपल सी बात है, चिप्स का पैकेट रखा है, चिप्स का पैकेट, हमारे प्रकृति में 78% क्या है आपका, नाइट्रोजन गैस है। कितना परसेंट है, 78% है। कितने परसेंट है, 78% है। तो इस नाइट्रोजन गैस को हम कहाँ लेकर जाते हैं, इसी कारण से हम इसको भर लेते हैं और लेके चले जाते हैं। कहाँ पर, कहाँ पे लेके चले जाते हैं, पानी में लेके चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं समझ में आया? तो पानी में कम घुलनशीलता होता है, गैसों की पानी में कम घुलनशीलता होता है कि नहीं होता है? गैस पानी में घुल जाते हैं, गैस पानी में घुल जाते हैं, नहीं घुलते हैं। वही तो बात बता रहा हूँ, नहीं घुलते हैं, इसी कारण ये लोग लेकर जाते हैं। बाकी इन सब पे बहुत डिटेल में बताया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें केवल याद रखना है। समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए सिलेंडर लेकर जाते हैं। ठीक है, पर्वतारोही के बारे में बता सकते हो। बाकी ये सब बीमारी सिमारी के बारे में नहीं बताना है, इसके बारे में जिक्र नहीं करना है। केवल हेनरी के, आपको केवल क्या लिखना है, पहला हेनरी का नियम लिखना है। पहली बात देखो ध्यान देना, पहला हेनरी का नियम लिखना है, पहला चीज लिख लिए। दूसरा क्या लिखना है, वही डाल्टन का थोड़ा बता देना है। उसके बाद आपको ग्राफ बना देना है। क्या बना देना है, ग्राफ बना देना है। ग्राफ बनाने के बाद इनकी सीमाएं लिख देना। अगर सीमाएं लिख पाना तो एक दो अनुप्रयोग लिख देना, एक या दो अनुप्रयोग लिख देना। बस इतना ही चीजें आपको लिखना है। समझ में आया ना? इतना ही चीजें लिखना है। और जब बड़े लेवल में क्वेश्चन आएगा तब लिखना है। बाकी उतने में आपका क्या हो जाएगा, बहुत काम चल जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखा जाए बढ़िया सा, तब उसके बाद उस पर बात किया जाए। क्वेश्चन लिखा जाए, चलो लिखो क्वेश्चन। दो कॉपी देना लक्ष्मण, कॉपी दो, कॉपी। क्वेश्चन लिखो, यदि H2S गैस, यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता जो है वो कितना 0.1955 m है, हो तो हेनरी स्थिरांक क्या होगा। हेनरी स्थिरांक
क्या होगा। बस यही सवाल हमें जल्दी से जल्दी लगा देना है। तो लगाने का पहला प्रयास करेंगे। पहला देखो, हमें दिया क्या गया है, H2S दिया गया। क्या दिया गया है, H2S। हमने H2S लिख लिया। H2S गैस के बारे में बात कर रहा है। इसका विलेयता कितना है, 0.195 दिया गया है, मैंने तुरंत लिख लिया। ठीक है, विलेयता इसको हमने मोल के रूप में लिखे, N1 लिख दिया, मोल लिख दिया। क्या लिख दिया, मोल लिख दिया। N1 का मान दिया गया है। अब किसमें घोला जा रहा है, पानी में घोला जा रहा है। किसमें घोला जा रहा है, पानी में। पानी में घोला जा रहा है। किसमें घोला जा रहा है, पानी में। ये देखो लिखा है जल में, और STP पर, तो जल में घोला जा रहा है। तो जल के लिए हम क्या लिखेंगे, पहली बात यहाँ पे लिख दिया गया STP। STP का मतलब 1 लीटर की बात करेंगे, 1 लीटर। ये सारी चीजें मैं पहले तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। जैसे 1 लीटर की बात आएगी तो 55.55 लिख लोगे। हाँ, 55.55। अब कैसे 55.55 लिखाऊं, कैसे लिखाऊं, जल्दी से बताओ तो। 1000 का भाग कितने में कर देंगे हम लोग, 18 में से कर देंगे। जैसे ही करोगे कितना आ जाएगा, 55.55 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, याद है ना। ये क्या है, 1 लीटर है, और ये क्या है अपना जो H2O है, इसको फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा, 18। इस 18 से मैंने इसमें भाग कर दिया, कितना आ गया, 55.55। तो N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 55.55। अब देखो, हमने कहा ना हमें तुम्हें सवाल लगाने में मजा आता है। सवाल लगाने में क्या आता है, मजा आता है। तो सवाल बड़ा आसानी से लगा देंगे। अब देखो, हमसे क्या पूछा गया, हेनरी स्थिरांक के बारे में पूछा गया। अब जैसे ही हमको 2 मोल आ गए हमारे पास, कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। जैसे ही हमारे पास 2 मोल आ गए, हम क्या करेंगे, इन दोनों मोलों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे हम दोनों मोलों को जोड़ेंगे, NT बराबर क्या कर लेंगे, N1 प्लस N2। इसको जोड़ लेंगे, 0.195 प्लस 55.55। इसको जैसे ही जोड़ोगे तुम्हारे पास एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कितना आएगी, जल्दी से बताओ लक्ष्मी, 55 दशमलव कितना आएगा, 55.745 आएगा। कितना आएगा, 745 आएगा। कितना आएगा, इतना आएगा, नहीं आएगा ना। अब देखो, हमने क्यों बोला ऐसा, हमने क्यों किया, सीधी बात है। हमें यहाँ पे इसका N1 का मोल पता है और N2 का मोल पता है। और ये चीज तुम्हें पता है कि हेनरी का नियम क्या कहता है, P प्रोपोर्शनलिटी एक्स गैस, P प्रोपोर्शनलिटी P बराबर में KH इंटू एक्स गैस। ये सारी चीजें पता है ना। अब जैसे ही मैंने देखा एक्स गैस आ गया, तो ये इसका मतलब क्या, मूल प्रभाज है। तो मूल प्रभाज के लिए कितने घटक चाहिए, 2 घटक चाहिए। एक विलेय चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, विलायक चाहिए। विलेय प्लस विलायक में कोई एक चाहिए, विलेय प्लस विलायक में कोई एक चाहिए। और नीचे क्या चाहिए, कुल जुड़ा हुआ चाहिए मोलों की संख्या में। विलेय का मोल अपान में विलयन का मोल ना, विलयन का मोल, विलेय का मोल अपान में विलयन का मोल। तो वही चीज अप्लाई करेंगे। हमें किसकी बात किया गया, H2S गैस की जल में विलेयता। तो यहाँ H2S को किसमें घोला गया है, जल में घोला गया। तो हमने लिखेंगे H2S को घोला गया ना। H2S की वैल्यू कितनी दी गई, 0.195। इसको बाद हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी इससे भाग कर देंगे, 55.5745 से भाग कर देंगे। हमारा पूरा सवाल किस पे था, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या बताओ जल्दी से, हमें इस KH की वैल्यू निकालनी है। तो KH को यहीं रहने दो, KH को यहीं रहने दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P अपॉन में X गैस हो जाएगा, P अपॉन में X गैस हो जाएगा। और हमने एक जो सवाल में आपको एक चीज जो नहीं बताया था, यहाँ पर प्रेशर आपको पहले से ही गिवन है। प्रेशर कितना दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर प्रेशर हमको जो दिया गया है वो दिया गया है 0.987 बार। हमें प्रेशर पहले से दिया हुआ था, हमने जो लिखा नहीं है, 0.987 बार का प्रेशर दिया गया है, 0.987 का प्रेशर दिया गया है। हमने क्या किया, इस चीजों को कहाँ पे लिख दिया, हमने क्या किया, हमने इसको कहाँ पे लिखा, जल्दी से बताओ। हमने लिखा कहाँ पे, इसको कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे। तो 0.987 बटे में कितना, जितना हमने जोड़ा था एक्स गैस को हम लोग सॉल्व करोगे। एक्स गैस को सॉल्व किए, कितना आया, एक्स गैस को सॉल्व किए कि नहीं किए सॉल्व, एक्स गैस को सॉल्व करना था ना, यहाँ पे ये चीज सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, जितना आएगा इसके नीचे लिख देंगे।
जैसे ही नीचे लिख देंगे तो हमें टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगा? टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 0.0035। इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे, तो 0.0035। और इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारे पास एक वैल्यू मिल के आएगी जिसका मतलब होगा 282 बार, सॉरी 282 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 282 आएगा। बाकी मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि ज्यादा समय ना लगे इसलिए मैं गुणा भाग नहीं करना चाहता हूँ। एक सीक्वेंस एक बार आपको पूरा सवाल समझा देता हूँ। देखो सवाल में कुछ नहीं बोला है, सवाल देखो, पहले सवाल देखने का प्रयास करो। सवाल में क्या दिया गया? H2S गैस की जल में मिलाया गया है। तो ये क्या है? H2S है। इसके मोल कितने दिए गए? हमें दे दिया गया 0.195 दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब H2O की बात करना है, H2O में घोला गया है, तो H2O 1 लीटर में हमेशा घोला जाता है। कितने लीटर में घोला गया है? STP की बात कर रहा है, 1 लीटर घोला गया है। बार भी कितना होता है? 1 बार होता है। कितना होता है? 1 बार। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट हम 1 बार भी लिख के सॉल्व कर सकते थे। अगर ना दिया होता तो हम क्या करते? एग्जैक्ट 1 बार लिख के सॉल्व कर देते, हमारा कोई भी सवाल का गलत नहीं होता, ठीक, सवाल गलत नहीं होता। तो हम क्या किए, यहाँ पर जो चीजें दी गई थी मैंने कहा 1 लीटर के लिए बताओ, 1 लीटर में कितना होता है? 1000 बटे में कितना? 18। खट्टे से सॉल्व कर दिए तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 55.55। ये मोल निकला है। क्या निकला है? मोल। भार, ये आपका भार है, और ये क्या है? आपका अणुभार है। भार है, ये क्या है? आपका अणुभार है। भार बटे में अणुभार। तो हमने इसको सॉल्व किया, कितना वैल्यू आ गई? 55.55। जैसे ही 55.5 आ गया, हमें पता चले ये N1 है, ये N2 निकल गया। तो हमें कुल विलियन निकालना था, तो कुल विलियन में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। और हमारा जो हेनरी का फार्मूला क्या कहलाता है? P प्रोपोर्शनल T क्या हो जाता है हमारा? X गैस। P प्रोपोर्शनल T X गैस, तो P बराबर में KH इंटू गैस हो जाता है, X गैस हो जाता है। अब पहले इसको सॉल्व करो ना, इसको। तो किसके बारे में बात करना है? H2S के बारे में बात करें। H2S की वैल्यू कितनी देंगे? 0.195 बटे में कुल कितना है? तो 55.745 है। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारे पास कुछ वैल्यू मिलेगी। और हमें पहले से प्रेशर दिया गया, प्रेशर कितना दिया गया? 0.987 दिया गया बार। तो इसके बटे में इसको लिख दोगे और तुम्हारा X KH जो है इसकी वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। बात समझ आया नहीं समझाया? तो भाई बहुत आसान सवाल था, कठिन सवाल नहीं। तो बस हाँ, कैलकुलेशन ज्यादा है, समझना ज्यादा है। चलो बस इतना ही, क्योंकि इतनी ज्यादा रोशनी पड़ रही है आंख पे, साला कुछ समझ में ही नहीं